जो प्रोफेशनल एबिलिटी, जो हमारा फार्मेसी डिपार्टमेंट से जो क्वेश्चंस आएंगे वो कहां कहां से आ सकते हैं। कि सर अगर मैं उन 70 क्वेश्चंस की बात करूं जो हमारे फार्मा बैकग्राउंड के होंगे, वो क्वेश्चंस में क्या क्या चीजें आएंगी, तो वहां की अगर मैं बात करूं आपसे, आज से तैयारी करना स्टार्ट करो तो आपको सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी देनी है वो देनी है फार्माकोलॉजी की। उसके बाद लेकिन सर इन सब्जेक्ट ये तो बहुत बड़ा है फार्माकोलॉजी, इसमें भी क्या पढ़ें, स्पेसिफिकली क्या पढ़ें। हेलो फार्मा पलटन, क्या हाल चाल। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक ऐसी स्ट्रेटेजी जो फार्मा स्टूडेंट्स आरआरबी फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको बहुत हेल्प करने वाली है। क्योंकि हम जानते हैं एग्जाम की डेट आ चुकी है जो कि टेंटेटिवली 28 to 30 के बीच में अप्रैल में होने वाली है। ठीक है, तो अब जरूरत है कि जो बचा हुआ एक महीना है उसमें कैसे प्रिपेयर करें, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करें, कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आएंगे ही आएंगे। तो आज वही सब डिस्कस करने वाला हूं। पहले एक बेसिक सी बात आपसे डिस्कस कर लेता हूं कि इसके पैटर्न जो होगा, जो एग्जाम होने वाला है आपका आरआरबी फार्मासिस्ट का, उसका पैटर्न क्या होने वाला है। मैं अगर बात करूं, ऐसे सब बच्चों को पता भी होगी, तो यहां पर आपके पास 100 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से जो आपके फार्मेसी डिपार्टमेंट के क्वेश्चंस होंगे जिसको हम प्रोफेशनल एबिलिटी बोल रहे हैं, उसमें से 70 क्वेश्चंस आएंगे जो कि आपके फार्मा के क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपके डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चंस होंगे और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 10 क्वेश्चंस होंगे। देन मैथमेटिक्स से आएंगे आपके 10 क्वेश्चंस और 10 क्वेश्चन आएंगे आपके जनरल साइंस से, जिसके अंदर जनरल केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी होने वाली है। ये जो पेपर है ये आपका 100 मार्क्स का होगा और इसको करने के लिए आपको 90 मिनट्स मिलने वाले हैं। इतनी बातें सब बच्चों को पता भी होंगी क्योंकि इसकी नोटिफिकेशन बहुत पहले आ चुकी थी, एग्जाम होने में डिले हो गया है। उसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन गलत होता है तो नेगेटिव मार्किंग जो है वो 1/3 है, 1/3 है अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सभी को। चलिए अब मैं आपसे वो चीजें डिस्कस करता हूं जहां आपको जरूरत पड़ेगी मेरी। ठीक है, जैसे कि सर जो प्रोफेशनल एबिलिटी, जो हमारा फार्मेसी डिपार्टमेंट से जो क्वेश्चंस आएंगे वो कहां कहां से आ सकते हैं, उसके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हैं अकॉर्डिंग टू द सिलेबस बात कर रहा हूं। अभी मैंने अपना कुछ नहीं बताया। हैप, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और फार्माकोग्नोसी, ये वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये वो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं आपके फार्मा से जहां से क्वेश्चन आता ही आता है। कहां पर? जो आपके 70 क्वेश्चंस बनने वाले हैं। उसके बाद जनरल अवेयरनेस की अगर मैं बात करूं तो वहां वो कवर करेगा आपका करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स जो होंगे उनके बारे में, लास्ट 6 महीने के जितने भी नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स जो हुए हैं उनके बारे में क्वेश्चन आपसे आ सकता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं आपसे जनरल इंटेलिजेंस की और रीजनिंग की, तो वहां आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर, पजल्स के ऊपर, नंबर सीरीज के ऊपर, कोडिंग एंड डिकोडिंग के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ये मैं जो सिलेबस में लिखा हुआ है वो सब डिस्कस कर रहा हूं आपसे। ठीक है, मेरी तरफ से कुछ नहीं है इसमें। मैथमेटिक्स में क्या क्या आ सकते हैं भाई, वहां पे अर्थमेटिक्स से क्वेश्चन आ सकता है, अलजेब्रा से क्वेश्चन आ सकता है, परसेंटेजेस से क्वेश्चन आ सकता है, और उसके अलावा जो बेसिक मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट होते हैं जैसे कि बॉड मास का कॉन्सेप्ट हो गया, ये सब कॉन्सेप्ट पर भी क्वेश्चन आपको वहां मिल सकता है। देन जनरल साइंस से वहां पर वो कवर करेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बेसिक लेवल ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं पूछेगा, एकदम बेसिक लेवल से क्वेश्चन पूछेगा। तो इस बायोलॉजी को आप कवर कर सकते हो बच्चा कहां से, जब आप हैप के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, हैप जब पढ़ोगे तो बेसिक बायोलॉजी वहां से कवर कर सकते हो। उसके अलावा अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री जब आप ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो वहां जब बेसिक पढ़ते हो तो उससे आप कवर कर सकते हो। एनालिसिस जब पढ़ोगे वहां से आप कवर कर सकते हो केमिस्ट्री का पार्ट। देन फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो जो बच्चे फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग पढ़ते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन उसी से रिलेटेड यहां भी पूछ लिए जाते हैं। कुछ बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो फिजिक्स के नॉर्मली, जिनको आप 11th 12th की जो होती हैं या फिर 10th की जो फिजिक्स होती है जो नॉर्मल आती है साइंस, वहां से आप उसको कवर कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो। बात है कि सर अगर मैं उन 70 क्वेश्चंस की बात करूं जो हमारे फार्मा बैकग्राउंड के होंगे, वो क्वेश्चंस में क्या क्या चीजें आएंगी, तो वहां की अगर मैं बात करूं आपसे तो फार्माकोलॉजी में, ये कहां की बात कर रहा हूं भाई, 2019 में आपका पेपर हुआ, 2015 में पेपर हुआ, 2012 में पेपर हुआ। उन पेपर की एनालिसिस के बाद यह पता चला कि फार्माकोलॉजी से ऑलमोस्ट
28.5% के क्वेश्चंस आते हैं, यानी वेटेज जो बनती है 70 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से कम 20 क्वेश्चन फार्माकोलॉजी से पूछे जाते हैं। 20 क्वेश्चन कम से कम फार्माकोलॉजी से पूछे जाते हैं। देन अगर मैं फार्मास्यूटिक्स की बात करूं, वहां से कम 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि 14.3% वेटेज है वहां पर। ठीक है। देन फार्मेसी प्रैक्टिस 10 क्वेश्चन। बहुत लोग इसको कंबाइन करके भी आपको बताते हैं, फार्मेसी प्रैक्टिस को इसके साथ ही रखते हैं और बोलते हैं कि फार्माकोलॉजी और फार्मास्यूटिक्स का सेम ही वेटेज होता है। ठीक है। देन अगर मैं आपसे बात करूं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की, वहां पर 8 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, और इसका वेटेज बनता है 11.4%। देन फार्माकोग्नोसी अप्रोक्सीमेटली 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं वहां से। देन हैप ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, वहां से 5 क्वेश्चन, बायोकेमिस्ट्री से 5 क्वेश्चन, माइक्रोबायोलॉजी से 3 क्वेश्चन और फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस से 2 क्वेश्चंस। यानी कि यहां से आपको सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगी कि आप अगर आज से तैयारी करना स्टार्ट करो तो आपको सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी देनी है वो देनी है फार्माकोलॉजी की, उसके बाद फार्मास्यूटिक्स को, उसके बाद आपको प्रायोरिटी देनी है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री को, देन फार्माकोग्नोसी को, उसके बाद हैप को। इस तरीके से आपको अपनी प्रायोरिटी रखनी है एक महीने के अंदर। कितने हो गए ये यहां पर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 सब्जेक्ट्स मैंने आपके सामने यहां पर लिखे हैं। आपके पास दिन कितने बचे हैं? अगर मैं बात करूं तो ये लमसम 30 दिन आपके पास बचे हैं, तो इन 9 सब्जेक्ट्स को आप उसी अकॉर्डिंग डिवाइड कर लो। ठीक है। लेकिन प्रायोरिटी के हिसाब से, उस परसेंटेज के हिसाब से, यानी कि 30 दिन में से 28.5% जो होगा वो आपको किसको देना होगा? फार्माकोलॉजी को देना होगा। क्लियर? इतनी बात तो समझ में आती है आपको कि कैसे आपको प्रायोरिटी देनी। लेकिन सर इन सब्जेक्ट की तो बहुत बड़ा है फार्माकोलॉजी, इसमें भी क्या पढ़ें, स्पेसिफिकली क्या पढ़ें, वो मैं आपको बता देता हूं। अगर मैं बात करूं आपसे फार्मास्यूटिक्स की, फार्मास्यूटिक्स में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो डोसेज फॉर्म से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि सॉलिड डोसेज फॉर्म, मतलब टैबलेट्स, कैप्सूल्स। ठीक है। इन सब से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। टैबलेट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैप्सूल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके अलावा लिक्विड डोसेज फॉर्म्स से, जैसे कि सिरप हो गया, सस्पेंशंस हो गए। ठीक है। सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म्स, उसके अलावा पेरेंटल डोसेज फॉर्म्स, इनके बारे में पढ़िए, कैसे इनकी प्रिपरेशंस होती हैं, क्या क्या इनके इवेल्युएशन टेस्ट होते हैं, इनको इवेल्युएट कैसे किया जाता है। उसके अलावा कि भैया इनकी फॉर्मुलेशंस जो होती हैं वो कैसे कैसे बनती हैं, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है। चलो, उसके अलावा रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आपको पढ़ना है, ये यहां भी पढ़ सकते हो। उसके अलावा आप फार्माकोलॉजी के सेक्शन में भी पढ़ सकते हो, यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से। देन फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस, क्या? डोज कैलकुलेशन, जो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, क्लार्क्स फॉर्मूला। ठीक है। उस टाइप के जो फॉर्मूलाज होते हैं हमारे पास, यंग्स फॉर्मूला, ये सब फॉर्मूला आपको पढ़ के रखना है, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अलावा हमारा प्रूफ स्प्रिट की जो कैलकुलेशंस होती हैं वो भी पढ़नी है आपको, प्रूफ स्प्रिट की जो कैलकुलेशंस होती हैं वो भी पढ़नी है। ठीक है। चलिए, उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन एंड इनकम्पेटेबिलिटीज जो होती हैं, कौन कौन से ऐसे हमारे पास इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जब मान लो हम टैबलेट को फॉर्म कर रहे हैं, टैबलेट फॉर्म करने के टाइम पे किसको किसके साथ रख सकते हैं, किसको किसके साथ नहीं रख सकते हैं, फॉर्मुलेशन डेवलप करते टाइम पर कौन से इंग्रेडिएंट यूज कर सकते हैं, वो सारी चीजें आपको पढ़नी है। देन ड्रग स्टेबिलिटी और स्टोरेज कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं, ये भी आपको पढ़नी है। दैट मीन्स फार्मास्यूटिक्स के अंदर 1 2 3 4 5, ये 5 टॉपिक्स हैं बच्चा जो आपको पढ़ने। और मैं यहां पर बात करूं जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक होगा, दैट विल बी योर डोसेज फॉर्म। और उसके अलावा आपका ये कैलकुलेशन वाला पार्ट, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इतनी बात क्लियर है सभी को? चलो भाई आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं आपसे, तो उसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट है हमारे पास? सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिक चीजें पढ़ लेना आप, फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। उसके अलावा आप पढ़ना कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स को पहचानना, उन हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स को पहचानना कम से कम, पायरोल क्या होता है, फ्यूरान क्या होता है, पायरिडीन क्या होता है, क्योंकि डायरेक्टली रिंग पूछ ली जाती है कि भाई ये जो स्ट्रक्चर है ये किसका स्ट्रक्चर है, पायरिमिडीन क्या होता है, ऐसे रिंग्स को पढ़ लेना। उसके अलावा अगर मैं यहां बात करूं आपसे, एक जरूर मेरे कहने से प्लीज पढ़ लेना, आइसोमेरिज्म को जरूर पढ़ लेना। यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा ही पूछा जाएगा, यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा ही पूछा जाएगा, एक ना एक क्वेश्चन तो यहां से आएगा।
आइसोमेरिज्म को जरूर पढ़ लेना। इसमें भी स्पेसिफिकली आप पढ़ लेना स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को, प्लीज यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को जरूर पढ़ लेना एक बार। उसके अलावा मेडिसिनल केमिस्ट्री की बात करूं, देखो बहुत बहुत ब्रॉड है मेडिसिनल केमिस्ट्री। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं एक महीने के अंदर आरआरबी फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करूंगा और उसमें भी मैं मेडिसिनल केमिस्ट्री भी पढ़ूंगा, तो फिर भूल जाओ, ठीक है। यहां मैं आपको रिकमेंड करूंगा जितना आपको अभी तक आता है मेडिसिनल केमिस्ट्री में उतना ही रखो। उसके अलावा थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूं, यहां पर कुछ स्ट्रक्चर्स याद कर लेना। एक एस्पिरिन, पैरासीटामोल, मैं इवन ऐसे क्या लिखूं, मैं लिख देता हूं आपको डायरेक्टली क्लास लिख देता हूं। एनएसएड्स जरूर पढ़ लेना, एनएसएड्स जरूर पढ़ लेना, एनएसएड्स जरूर पढ़ लेना बच्चा, ठीक है, ठीक है। उसके अलावा यहां पर पढ़ लेना थोड़ा बहुत एंटीबायोटिक्स के बारे में, एंटीबायोटिक्स के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनएसएड्स और एंटीबायोटिक्स तो मैं अपने कहने से बता रहा हूं कि अगर मेडिसिनल केमिस्ट्री छोड़ के भी जाओ तो एंटीबायोटिक्स और एनएसएड्स जरूर पढ़ लेना, ठीक है। चलो इनके स्ट्रक्चर्स, बस बहुत ज्यादा डेप्थ मत जाना। ये पता चला सिंथेसिस याद करते फिर रहे हो, कुछ नहीं आएगा सिंथेसिस से, मैं गारंटी दे सकता हूं कोई क्वेश्चन नहीं आएगा सिंथेसिस से। सिर्फ स्ट्रक्चर्स और उनकी रिंग देख लेना बस, कौन कौन सी रिंग होती है, ठीक है। चलो देन इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स के अंदर से आप लिमिट टेस्ट देख लो। सबसे पहली चीज तो, सबसे पहली चीज आपको लिमिट टेस्ट अब तक आने ही चाहिए, लिमिट टेस्ट जरूर आने चाहिए आपको। उसके अलावा आप पढ़ लो कि भैया जो हमारे जीआईटी एजेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो हमारे डेंटल प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं। एक टेबल बना लो एक जगह, जीआईटी, एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स, एस्ट्रिंजेंट्स, उसके अलावा आप नीचे पढ़ लो डेंटल प्रोडक्ट्स, ठीक है, कुछ कुछ एंटीबायोटिक्स के नाम, बस इतना याद रख लो बस, ठीक है। डिसइंफेक्टेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, एंटीसेप्टिक्स क्या क्या हो सकते हैं, इनकी एक ही टेबल बना लो। आधे से 1 घंटे का टाइम लगेगा, एक टेबल बना लो उनकी और बना के उसकी तैयारी कर लो, इतना कर सकते हो, ठीक है। देन बायोकेमिकल एनालिसिस आप पढ़ सकते हो, आपका रिया हो गया, वो एलिजा हो गया, रिया हो गया, एनालिजा, एलिजा एग्जाम हो गया, ठीक है। क्या हो गया, रिया, एलिजा, ये कहां से आते हैं, ये फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में भी इसको पढ़ते हैं, ठीक है। बेसिक ऑफ टाइट्रेशंस पढ़ लेना, ठीक है। नॉर्मल पीएच बफर्स के बारे में जरूर पढ़ लेना कि ये क्या क्या चीजें होती हैं। बस जो मैं बोल रहा हूं उतना पढ़ लोगे ना तो एक कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा तो। देन अगर मैं आपसे बात करूं नेक्स्ट फार्माकोलॉजी की, फार्माकोलॉजी भी नो डाउट बहुत ब्रॉड है। सबसे पहला काम तो आपको यह करना है कि जितना ज्यादा क्लासिफिकेशन याद कर सकते हो उतना ज्यादा क्लासिफिकेशन याद कर लेना। क्वेश्चन यहीं से आएगा, आपको क्वेश्चन यहीं से आएगा, क्लासिफिकेशन से ही। आपको ये बोल देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिलोंग्स टू दिस क्लास ऑफ ड्रग्स, 4 एग्जांपल दे देगा, आपको बस आइडेंटिफाई करना है। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको यहीं से मिलेंगे क्लासिफिकेशन से। फार्माकोलॉजी में ज्यादा अगर आपको स्कोर करना है ना तो हर दिन देखो 30 क्लास से ज्यादा तो नहीं पढ़नी है आपको, हर दिन एक क्लास ऑफ ड्रग्स को पढ़ लो, दूसरे दिन उसको रिवाइज कर लो, दूसरी क्लास को पढ़ लो, फिर ऐसे ऐसे कर करके पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो, पढ़ते रहो, क्लास उसको रिवाइज करते रहो। फार्माकोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी 30 दिन में, आई कैन गारंटी यू, ठीक है। करना क्या है, सिर्फ क्लासिफिकेशन पर ध्यान दो अभी मैक्सिमम। अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूं, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो क्लासिफिकेशन पर ध्यान दो, क्लासिफिकेशन पर ध्यान दो, ठीक है। और जिन बच्चों ने पढ़ रखा है वो क्लासिफिकेशन के साथ साथ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ लो प्रोटोटाइप ड्रग्स का, बस उससे ज्यादा आगे मत जाना बहुत ज्यादा, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा इधर जाओगे तो फिर भाई सब कुछ यहां पर खिचड़ी बन जाएगी उसकी, है ना। क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो। अगर आपने अभी तैयारी स्टार्ट की है, आज इस वीडियो के बाद ही अगर तैयारी स्टार्ट कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन पढ़ने पर ध्यान देना, ठीक है। देन उसके अलावा ये टॉपिक्स है इंपॉर्टेंट, ये सब बच्चे को पता होगा कि एएनएस, सीएनएस, सीबीएस, ये जितनी भी चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटीबायोटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सब टीचर्स ने बता रखी होंगी आपको। बट मैं आपको क्या बोल रहा हूं अलग से कि सिर्फ क्लासिफिकेशन और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ना, सिर्फ क्लासिफिकेशन और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ना, ठीक है। चलो देन फार्माकोग्नोसी, फार्माकोग्नोसी के अंदर आपको जितनी भी ड्रग्स हैं उनके बायोलॉजिकल सोर्सेज विद देयर फैमिली याद होने चाहिए। आप जब भी बायोलॉजिकल सोर्स याद करो उसके साथ साथ फैमिली तुरंत उसके साथ बोलो। आपसे कोई भी बोले इस क्लास का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, आप बायोलॉजिकल सोर्स तो बोलो ही बोलो, साथ में फैमिली भी बोलो उसकी, ठीक है। चलो तो वो पता रहने चाहिए। उसके अलावा आपको डिफरेंट डिफरेंट जो उनके टेस्ट होते हैं भाई, खासकर टेस्ट जो है वो एल्केलॉइड्स के एंड ग्लाइकोसाइड्स के, यहां से भी क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। एल्केलॉइड्स एंड ग्लाइकोसाइड्स के टेस्ट प्लीज पढ़कर जाना,
यहां से भी क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, एल्कलॉइड्स के और ग्लाइकोसाइड्स के टेस्ट, ठीक है। हो सकता है, मैं बोल रहा हूं आपको कि टेनिन से भी क्वेश्चन मिल जाए, अगर आपके पास टाइम है तो प्लीज पढ़ जाना उसको भी, ठीक है। चलिए भाई, उसके अलावा बायोफार्मास्यूटिक्स में आप थोड़ी बहुत चीजें पढ़ सकते हो जो आपको ठीक लगे। मैंने यहाँ पे टॉपिक्स लिख दिए हैं, बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है, बायोक्विलेंस क्या होता है, प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन टाइम कर्व क्या होता है, हाफ लाइफ टाइम क्लियरेंस का, इनके फॉर्मूला पढ़ लेना जरूर, इनके फॉर्मूला जरूर पढ़ लेना, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर ये हाफ लाइफ क्लियरेंस, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इनके फॉर्मूला क्या होते हैं, बस ये फॉर्मूला जरूर पढ़ लेना, कुछ पढ़ो ना पढ़ो, ठीक है। चलो, उसके अलावा हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। उसके अलावा ड्रग और ड्रग फूड इंटरेक्शन से क्वेश्चन ये पूछेंगे यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा ही आएगा यहाँ पर। उसके बाद फार्माकोविजिलेंस, एडीआर रिपोर्टिंग, एडीआर जितने भी टाइप के एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होती हैं उन रिएक्शन क्लासिफिकेशन को पढ़ लेना, ठीक है। देन असेंशियल मेडिसिन एंड रीजनल ड्रग यूज, नहीं इससे नहीं आएगा कुछ भी, ठीक है। चलो, देन फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बहुत बच्चे बोलते हैं कि नहीं जूरिस्प्रूडेंस तो अरे नहीं इसको तो पढ़ लो, ये कर लो वो कर लो, कोई जरूरत नहीं उतना ज्यादा, जितना करोगे क्या होगा, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना, देन फार्मेसी एक्ट के बारे में, नार्कोटिक ड्रग्स ये कौन से ईयर में आए थे ये पढ़ लेना, ठीक है, कौन कौन से ईयर में आए थे ये तो जरूर पढ़ लेना। उसके अलावा आप शेड्यूल्स को पढ़ लेना, शेड्यूल कौन सा होता है, कौन सा शेड्यूल होता है, समझ गए। चलो, देन अब अगर मैं आपसे बात करूं नॉन फार्मा की, कि नॉन फार्मा के अंदर क्या क्या होने वाला है। नॉन फार्मा में आप जानते हो कि जनरल अवेयरनेस 10 मार्क्स का आएगा, उसके अंदर करंट अफेयर्स आपको पढ़ने हैं, वो भी लास्ट 6 से 12 महीने के बस, ठीक है। इंडियन पॉलिटी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फंडामेंटल राइट्स क्या है, आर्टिकल्स क्या है, ये सब पढ़ लेना, थोड़ी हिस्ट्री पढ़ लेना, देन ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना, देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसेंट एडवांसमेंट क्या है, किसको नोबेल प्राइज मिल रहा है, इसरो का कौन है वहां पर, इतनी सारी चीजें, ठीक है। इसरो में अगर कोई अभी करंट न्यूज आई हो तो उसको देख लेना, ये सारी चीजें। ये कब करना है, ये तब करना है जब सब पढ़ लो, जब बोर हो जाओ, बोर होने के बाद लगे कि अब नहीं पढ़ पाऊंगा थोड़ी देर, जब मोबाइल स्क्रॉल करने का मन करे ना, तब ये वाला काम करना, तब ये वाला काम करना, थोड़ा एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा, थोड़ा रिफ्रेशमेंट भी हो जाएगा और आपकी नॉलेज भी बढ़ जाएगी, तो ये वाला काम उस टाइम पर कर लेना, ठीक है। या फिर रात को सोने जा रहे हो, ऑब्वियसली आप ऐसा तो नहीं होगा लेटे और लेटते आंख बंद हो गई, नहीं, मोबाइल स्क्रॉल करोगे, स्क्रॉल जब करोगे उस टाइम पर इस चीज को देख लेना। उसके अलावा यहां पर आपको ये भी पढ़ना है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, नंबर एंड लेटर सीरीज आपको पढ़नी है, कोडिंग डिकोडिंग आपको पढ़नी है, उसके अंदर ब्लड रिलेशंस पढ़ने हैं, ठीक है। देन ये सारी चीजें जो है बच्चा, ये आप कहीं भी किसी भी जो टीचर्स सीजीएल की तैयारी करा रहे होंगे, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम के बैंकिंग पीओ वगैरह के लिए करा रहे होंगे तैयारी, उनके लेक्चर्स देख लेना फिलहाल के लिए, और वहां से 10-15 दिन करके लगातार उनको सॉल्व कर लेना, ठीक है। चलो भाई, आगे क्या है हमारे पास, देन मैथमेटिक्स, ये ऐसे क्वेश्चन है बस आपको एक बार आपको रिवाइज करना है, बस एक बार रिवाइज करोगे और ये सारे क्वेश्चंस आप करने लग जाओगे। भाई क्या आप परसेंटेज और रेशियो प्रपोर्शन क्वेश्चन नहीं कर पाओगे क्या, तो छोटा बच्चा कर देता है क्या, प्रॉफिट लॉस नहीं कर पाओगे क्या, टाइम और वर्क नहीं कर पाओगे क्या, टाइम स्पीड डिस्टेंस नहीं कर पाओगे, ऑब्वियसली कर पाओगे यार, इस लेवल पे आ चुके हो कि इन इन चीजों को आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। जरूरत क्या है, सिर्फ प्रैक्टिस की, सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है, एक बार टाइम मैनेजमेंट की जरूरत है, बस एक कॉन्फिडेंस आने की जरूरत है बस, ठीक है। चलो, देन ऑब्वियसली बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री बेसिक चीजें जो है क्या क्या आएंगे इसके अंदर, आप जो हैक में पढ़ोगे वही चीजें यहां पे पढ़ लेना, वही इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी वहीं से कवर हो जाएगी, आई कैन गारंटी यू। उसके बाद मोशन, फोर्स, एनर्जी, साउंड, लाइट, ये बहुत ज्यादा लिखा हुआ है, इतना भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है वहां पे, नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और आप वहां पर बस थोड़े बहुत फॉर्मूलाज जो होंगे उनको याद रख लेना, ठीक है, जैसे फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया, ये सब चीजें। देन एसिड बेस के बारे में, केमिकल रिएक्शंस के बारे में, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, थोड़ा बहुत जनरलाइज्ड वे में जो हम पढ़ते हैं वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ही पढ़ लेंगे आप, तो इसकी तैयारी कर सकते हैं। मैं क्यों इन चीजों को इग्नोर कर रहा हूं, टाइम नहीं है भाई, अभी टाइम नहीं है हमारे पास कि हम बहुत ज्यादा एकदम अगड़म झगड़म से पढ़े, अभी सिर्फ ऐसा टाइम है कि हमको कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजों को स्कोर करके लेके आना, ताकि हम एक बेटर रैंक लेके आ सके, है ना। और अब सर ये चीजें आपने बता दी, ठीक है, मैंने बहुत ज्यादा चीजें बता दी आपको क्या क्या पढ़ना है, इन सब चीजों के लिए जो एक बेस्ट मेथड है पढ़ने का और करने का, वो है आपका जो बेस्ट स्ट्रेटेजी मैं बोल सकता हूं उसका, वो है एमसीक्यू बेस्ड प्रेपरेशन। ये क्या है, आप क्या करो टॉपिक वाइज
जो जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं उन टॉपिक्स के एमसीक्यूज करो, उन टॉपिक के पीवाईक्यूज करो और यहां से उस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करो। ठीक है, आप कम से कम हर टॉपिक से रिलेटेड 20 से 30 क्वेश्चंस लगाओ और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ो। यही है आखिरी तरीका, यही है कि आप 30 दिन में प्रिपेयर कर लो अभी भी आरआरबी फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए। वरना दोस्त बहुत दिन से बहुत लोग लगे हुए हैं जो मेहनत करे जा रहे हैं, उनसे कॉम्पीट करना है तो यही एकमात्र तरीका है। एमसीक्यूज करो, एमसीक्यूज करने के बाद थोड़ा बहुत उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ो और ज्यादा से ज्यादा कवर कर लो उन टॉपिक्स को जो मैंने बताए हैं, क्योंकि यही टॉपिक्स हैं जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और यहीं से आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये स्ट्रेटेजी पसंद आई। अगर आपको ये लगेगा कि भाई मैं एमसीक्यूज कहां से करूं, पीवाईक्यूज कहां से करूं, अभी हम लोगों ने कल लॉन्च की एक सीरीज, ठीक है, आरआरबी फार्मासिस्ट की सीरीज, वहां जाओ, जाके लाइव क्लासेस अटेंड करो। हर टॉपिक से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट एमसीक्यूज हो सकते हैं और पीवाईक्यूज जो हैं वो सब वहां पर डिटेल में डिस्कस हो रहे हैं। ठीक है, सो पीडब्ल्यू फार्मा के यूट्यूब चैनल पर डेली क्लासेस होती हैं आरआरबी फार्मासिस्ट के लिए, उनको अटेंड करो, वहां से भी आपको हेल्प मिलेगी। उसके अलावा अपनी जी जान झोंक दो एकदम, जो आपके पास दिन बचे हुए हैं उनमें एकदम तैयारी कर लो और लग जाओ कि इस बार अगर ठाना है तो करके दिखाना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।